बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूदी के साथ मैं हुनाला अली। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तोशाखाना केस पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर मुमलिकत को जवाबी ख़त लिखते हुए मुलाकात न करने का फैसला किया है। इस समेत दिन भर जो आम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नजर। डॉक्टर साहब, तोशाखाना केस में आज फैसला मुतवक्को था, लेकिन फैसला आज ना आ सका। क्या कोई रिलीफ की उम्मीद है साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए? देखें जी, आज तो इस्लामाबाद के इक़्तिदार के और ताकत के ईवानों में और अदालतों में और ज़ाहिर है कि ये सब कुछ हुआ और उस पर भी हम बात करते हैं, लेकिन आलमी सतह पे एक बहुत तारीख़ी दिन कल भी था। कल इस हवाले से था कि इंडिया ज़ाहिर है कि चौथा मुल्क बना जो कि चांद तक पहुंचा और चांद के साउथ पोल तक पहुंचा जी। और आज जो है और एक और तारीख़ी दिन इसलिए इस हवाले से था कि आज जो ब्रिक्स है, ठीक है, जो कि ब्रिक के नाम से पहले एक ब्लॉक बना, मुकम्मल तौर पे माशी ब्लॉक, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना ब्रिक, और ब्रिक से वो ब्रिक्स हो गया जी। और ये बात हम बार बार इसकी पूरी इसका बैकग्राउंड बता चुके हैं। उनका जो इजलास है वो जोहान्सबर्ग में आज ख़त्म हुआ और उसके ख़ात्मे पे, यानी उसमें 5 मुल्क थे अभी तक, ठीक है, ब्रिक्स, और उसमें उसके ख़ात्मे के बाद उसमें 6 नए ममालिक को शामिल कर लिया गया, ठीक है। और 6 नए ममालिक जो हैं उनको वो 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स का एक हिस्सा बन जाएंगे। यानी अब वो ब्रिक्स का नाम अब क्या होगा, उसकी शक्ल के ये जो, क्योंकि ये तो जाहिर है कि मुल्कों के हवाले से था, अब एक इतना बड़ा तो 40 मुल्क कम से कम चाहते हैं कि फौरी तौर पे इसमें शामिल हो जाएं, कुछ कहते हैं 40 से भी ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन यह है कि इसमें एक मुल्क लातीनी अमेरिका से ब्रिक्स का हिस्सा बना, अर्जेंटाइन, जिसके ऊपर शदीद प्रेशर था कि जी वो उनके रिज़र्व्स ख़त्म हो रहे हैं और वो कह रहे थे कि हम अपने रिज़र्व्स में से पैसे वापस नहीं करेंगे IMF को, और उनका एक फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था और एक पैरेलल अब उनके सामने रास्ता खुल गया क्योंकि एक ब्रिक बैंक भी बना हुआ है। दूसरा मुल्क इजिप्ट, यानी इजिप्ट जो है वो, उसको हम वैसे तो मशरिक़ वस्ता का एक अरब मुल्क समझते हैं, लेकिन ये मिस्र जो है ये अफ्रीका में है। ये बात हम काफ़ी ज़ाहिर है, सभी अक्सरियत ये जानती है इस बात को, शुमाली अफ्रीका में है। तो मिस्र जो है वहाँ पर भी फाइनेंशियल क्राइसिस और IMF और ये, और तो मिस्र भी ब्रिक्स का हिस्सा बना। अच्छा, अब चूंकि मिस्र अफ्रीका में है तो मिस्र का एक मुल्क के साथ तनाज़ा चल रहा है और वो तनाज़े के ऊपर भी हम डिटेल में बात कर चुके हैं, और वो है इथोपिया। और इथोपिया के साथ उसका एक खौफनाक तनाज़ा इसलिए चल रहा है कि वहाँ पे ग्रैंड इथोपियन रेनेसेंस डैम जो बन रहा है वो चाइना की उस पर इन्वेस्टमेंट है, और ये यानी नीचे से पानी शुरू होता है, यानी जनूब से शुरू होता है, ऊपर की तरफ जाता है, और फिर उसके बाद दरमियान में वो सूडान और ये ब्लू नाइल, वाइट नाइल, ये सारी बात हम कर चुके हैं, और उसके ऊपर वो जाते जाते एक मिस्र में कहा जाता है कि जी खतरा है यहाँ पे कैद का। तो मिस्र भी बन गया और इथोपिया भी बन गया, ठीक है, ब्रिक्स का मेंबर इथोपिया भी बन गया, ठीक है, ठीक है। तो 2 मुल्क अफ्रीका से आ गए और 3 मुल्क ये हो गए लातीनी अमेरिका, 2 अफ्रीका से, और दोनों इंपॉर्टेंट मिस्र और इथोपिया, और 3 ममालिक मशरिक वस्ता से, सऊदी अरेबिया, ईरान और मुत्तहदा अरब इमारात, 3 ममालिक मशरिक वस्ता से, ठीक है। और ये जो ममालिक हैं ये ब्रिक्स का हिस्सा बन गए, और यानी आज अब ये अगस्त अपने खात्मे की तरफ जा रहा है, तो ये 1 जनवरी से इसका बाकायदा इसका रुकन होंगे। ये सारा जो कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान के अंदर होने वाली तमाम तर तब्दीलियों के ऊपर खित्ते और दुनिया के हालात और वाक़यात असरअंदाज हो रहे हैं और होंगे, और उसके मुताबिक पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डायमेंशंस हैं वो उसके मुताबिक आगे मूव करेंगी। मैं इस बात को बार बार कहता हूँ और ये
देखते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर आज क्या हो रहा है और क्या हुआ है और क्या फ़ज़ा है। मियाँ शाहिद साहब जी हमारे ब्यूरो चीफ हैं, इस्लामाबाद के अदालतों पे भी नज़र रखते हैं, पार्लियामेंट पे भी नज़र रखते हैं, यहाँ के माशी हालात जो इस्लामाबाद में फ़ैसले हो रहे हैं उन पे भी नज़र रखते हैं। उनसे ज़रा पूछते हैं कि आज ये जो कल बात कही जा रही थी कि जी आज रिलीफ मिल जाएगा, और तो रिलीफ नहीं मिला। रात को साबिक़ फिर वज़ीर वो आज़म रात को जो है वो साइफर में गिरफ्तारी के लिए वारंट्स निकल गए और सर ये सारा। तो क्या हुआ है आज अदालतों में, क्या हुआ है, और यहाँ मजमूई तौर पे पहले तो मियाँ शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। मियाँ शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अच्छा मियाँ शाहिद साहब ये बताइएगा कि पहले तो कि आज क्या हुआ, आज अदालतों से तवक्को थी कि हाई कोर्ट फैसला कर देगी और 2 बजे तक अगर फैसला नहीं होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। कल ये माहौल नजर आ रहा था और बड़े सख्त रिमार्क्स थे जज साहबान के सुप्रीम कोर्ट के। आज क्या हुआ? डॉक्टर साहब आज इस्लामाबाद में 3 बड़ी एक्टिविटीज़ हुई हैं। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा था चेयरमैन पीटीआई के हवाले से, उनकी जो ज़मानत के हवाले से और उनकी सज़ा मुअत्तली के हवाले से, और दूसरा केस जो है वो पैरेलल इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में चला, जो कि आज 1 बजे का वक्त दिया गया था कि 1 बजे हम देखेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या फ़ैसला करती है। तो आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसमें 1 दर्जन से ज़ायद जो है वो वकला पेश हुए। ख्वाजा हारिस आज जो हैं वो उस टीम का हिस्सा नहीं थे, उसकी मुख्तलिफ वजूहात जो हैं बयान की जा रही हैं। लेकिन आज जो वकला थे उनमें से सरदार लतीफ़ खोसा साहब जो हैं उन्होंने ख़ास तौर पर जो है वह वहाँ पर दलाइल दिए हैं। उन्होंने दलाइल देने और अदालत को मुतमिन करने की कोशिश की। हाई कोर्ट, या आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं? जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई के चेयरमैन जो हैं उनको उनकी ज़मानत के हवाले से आज अदालत को मुतमिन करने की कोशिश की गई कि जो उनका मुकदमा जो फैसला हुआ था वो गलत था, उसमें बहुत सी गलतियां थीं। जज साहब ने जो है वो बहुत जल्दी में फैसला दे दिया, हमको सुना नहीं। ये सारे दिन भर जो है वो दलाइल चलते रहे। उसके बाद सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए और फिर बैरिस्टर हुमायूं गौहर ने दलाइल दिए और उसके बाद इलेक्शन कमीशन के वकील जो अमजद परवेज़ हैं उनके दलाइल चले। लेकिन ये आज समात मुकम्मल नहीं हो सकी और समात जो है वो कल तक मुलतवी अच्छा, हो यानी गई है। 1 मिनट, यानी जो पीटीआई की तरफ से जो दलाइल थे वो मुकम्मल हो गए, अब इलेक्शन कमीशन कल अपने दलाइल मुकम्मल कर देगा, ये कह रहे हैं आप? जी डॉक्टर साहब, कल इलेक्शन कमीशन अपने दलाइल मुकम्मल करेगा या नहीं ये तो अमजद परवेज़ साहब के दलाइल पे जो है वो मुनसर है कि वो कल हो सकता है उनके दलाइल मुकम्मल ना हो और अच्छा। उसके बाद जो है वो जवाब भी आएगा। जाहिर है वो दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत इसको महफूज भी कर सकती है, फैसले को फैसला सुना भी सकती है और आगे हो सकता है कि पीटीआई के जो वकला हैं वो मज़ीद दलाइल देना चाहें। तो मुझे नहीं लगता कि कल ये केस जो है वो किसी मंतकी इंजाम को पहुंचेगा। हो सकता है ये अगले हफ्ते तक जाए। यही वजह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि तमाम दिन भर जो है वो ये समाज चलती रही और फिर ये जो केस है अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दिया गया। उसमें एक जैसा जो है वो एक मिनट, एक लम्बे को मुझे ये बताएं कि कल जब उन्होंने ये कहा था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आप 1 बजे तक मुकम्मल करें वरना हम फैसला करेंगे, तो क्या उनके इल्म में नहीं था कि ये दलाइल तूल पकड़ सकते हैं, या मतलब है कि थोड़ा सा उनको फिर बाद में एहसास हुआ कि नहीं ये मामला तो ऐसा है तो फिर हमें इसको, यानी क्या हुई ये कल और आज तो बिल्कुल ही अजब सा मामला लगा ना? डॉक्टर साहब देखें, अदालत उज़्मा है, अदालत उज़्मा कोई भी फैसला कर सकती है और हुक्म दे सकती है। अदालत उज़्मा ने हुक्म दे दिया, लेकिन आज एक चीज हुई। अदालत उज़्मा से आपकी मुराद क्या है? सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर साहब। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, मैं असल में मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि ये उज़्मा और आलिया जो है वो सुप्रीम नहीं, आलिया कौन है? आजकल आलिया और उज़्मा आमने सामने हैं। उज़्मा जो है वो सुप्रीम कोर्ट है और आलिया जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। और उनका जो दोनों कोर्टें हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट अदालत आलिया है, सुप्रीम कोर्ट अदालत उज़्मा है डॉक्टर साहब। उज़्मा। अच्छा, उज़्मा और आलिया आमने, अच्छा उज़्मा और आलिया, ओहो अब मैं समझ में आया। ओके फाइन सर, जो शाहरा दस्तूर है डॉक्टर साहब उसके उस पार जो है वो उज़्मा है, इस पार आलिया है। अच्छा, मैं समझ गया। और दोनों जो है वो आज वहां पर समातें चलती रहीं और वहां पर आज जो चीफ जस्टिस हैं अदालत आलिया के इस्लामाबाद हाई कोर्ट इनके दरमियान ताल्लुकात कैसे जा रहे हैं? बहनें हैं, ये सास बहू हैं, ये कौन है उज़्मा और आलिया? आपस में क्या इनका रिश्ता क्या है? डॉक्टर साहब, मुझे आजकल तो सास बहू की कहानी लग रही है। अच्छा, वो इसलिए कि आज जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कि जो बात हुई है कि 1 बजे तक इसका फैसला करें, उस पर उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि ऐसा होता नहीं है। अच्छा, लेकिन उन्होंने बड़े लाइटर मोड में जो है वो अपना पैगाम पहुंचाया। वो पैगाम पहुंचा, जाहिर है। अच्छा, उज़्मा ने बात की नहीं तो उज़्मा जो है
यानी आलिया थोड़ा सा पीछे हटी हैं, उज़मा पीछे हटी हैं? नहीं, उस्मा थोड़ा सा पीछे हटी हैं। अच्छा, आलिया उस्मा। आलिया जो हैं वो अपनी जगह पे कायम हैं। और अच्छा, आलिया कह रही है कि मैं किसी सूरत में अपने यानी मतलब जो मैंने फैसला कर दिया बस। बिल्कुल। ठीक है। आलिया जो है वो अदालत आलिया वो अपना वो क्या उनका मोड ये है अदालतों का नहीं जिक्र करते ना, ये अदालतें हमारी हम उज़मा और आलिया पे रखते हैं ना। हाँ बिल्कुल सर, आलिया जो हैं वो तमाम तर हालात देखना चाह रही हैं। अच्छा। और हालात देखकर जो है वो फैसला करना चाह रही है। लेकिन उस्मा की जानिब से जो है वो ये कल बड़ी शदोमत से कहा गया कि जल्द अज जल्द फैसला करें, लेकिन आज वो एक कदम पीछे अच्छा, हटे। उस्मा और आलिया के दरमियान एक राजा साहब भी हैं, हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब। अच्छा, उन्होंने आज कहा कि मैं सदर से नहीं मिलूंगा। जी जी डॉक्टर। सदर ने उनको खत लिखा था, तो उन्होंने जवाबी खत लिख दिया। ये ट्वीट्स के जरिए, खतों के जरिए, ये क्या होने, यानी अब इलेक्शन का फैसला कौन करेगा? डॉक्टर साहब देखिए, आज बड़ी दिलचस्प मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि मतलब एक हमें पता है ना, इंडिया में इलेक्शन होगा, फ्रांस में इलेक्शन होगा, मतलब ये हो नहीं सकता कि जो अमेरिका में इलेक्शन ना हो। मतलब इलेक्शन तो होगा, मतलब अब कब होगा, कैसे होगा, कभी तो कोई तो फैसला होगा ना, कौन करेगा फैसला? डॉक्टर साहब ये खेल चल रहा है एक, आज बड़ा दिलचस्प जो है वो आज का दिन रहा। आज सुबह अमेरिकी सफ़ीर आए तो राजा साहब ने उनको वेलकम कहा और उनको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उनको जो है वो वेलकम करके उनको मिले और उनको ब्रीफिंग भी दी, हालात और वाक़यात से भी बातचीत हुई। लेकिन साथ ही फिर उसके बाद एक इजलास हुआ और वो इजलास था सदर से मुलाकात करनी है या नहीं करनी। तो उसमें फैसला हुआ कि सदर के पास नहीं जाना। वो इसलिए नहीं जाना कि आर्टिकल जो हैं 2 हैं, अगर असम्बली तहलील होती है तो फिर जो इलेक्शन की डेट है वो इलेक्शन कमीशन देगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, मैं वापस आता हूँ, ये अमेरिकी सफ़ीर के हवाले से जो एलामिया जारी हुआ है, मतलब उसके 2 चीज़ें हो सकती हैं ना, या तो अमेरिकी सफ़ीर ने कहा हो कि जी आप इलेक्शन करवाएं, या ये कि उन्होंने पब्लिक में जाहिर किया हो कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए। मतलब आप कैसे देख रहे हैं? डॉक्टर साहब देखें, पूरी दुनिया भी चाहती है और पाकिस्तान की अवाम भी चाहती है कि इलेक्शन हो, और जो सियासी जमातें हैं वो भी चाहती हैं इलेक्शन हो। लेकिन राजा साहब जो हैं वो इलेक्शन कराने में कौन सी सियासी जमात चाहती है वैसे कि इलेक्शन हो इस वक्त? देखिए, पीटीआई जो चाहती है कि इलेक्शन ठीक है, वो चाहती है ना बस। पीपल्स पार्टी कहती है कि इलेक्शन होने चाहिए। ठीक है। अब वो कब होने चाहिए उसमें जरा उनका प्रॉब्लम है थोड़ा सा। अच्छा। नून लीग कहती है बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन वो कब होने चाहिए वो नहीं बता रहे। और राजा साहब कहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, मगर कब होंगे वो भी नहीं बताते। लेकिन वो कहते हैं हल्का बंदियां होंगी। आज सियासी जमातों से उनकी मुलाकात थी, उसमें पीटीआई के जो वफ्द था उन्होंने कहा कि फौरी तौर पे इलेक्शन कराएं, कोई हल्का बंदियों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उस मौके पर राजा साहब जो हैं वो मुस्कुराते रहे। वो ज़राए कहते हैं कि उन्होंने बड़ी मानीखेज मुस्कुराहट जो है वो अपने चेहरे पर सजाए रखी और उनकी बातें उनको बेहतरीन मानीखेज का मतलब वो एक डॉक्टर साहब, एक होता है हंसी, एक होता है मुस्कुराहट। उनके चेहरे पर जो थी मुस्कुराहट थी उनको देखते हुए, और वो मुस्कुराते रहे और उनकी बातें सुनते रहे। और आखिर में उन्होंने कह दिया कि अपने मुतालबात जो हैं और तजावीज़ जो हैं वो तहरीरी तौर पर हमें दे दें और उसके बाद हम देखेंगे। फिर JUI फे आए तो JUI फे ने के वफ्द ने कहा कि जल्द अज जल्द हल्का बंदियाँ करें और जो बलूचिस्तान है उसमें सीटें बढ़ाएं। और जो 2018 तक के इलेक्शन हुए थे, इस तरह के इलेक्शन नहीं होने चाहिए, इलेक्शन शफाफ और जो है साफ होने चाहिए। लेकिन राजा साहब ने उनको ये जो है वो यकीन दिलाया कि अब जो इलेक्शन होंगे वो साफ और शफाफ होंगे, लेकिन कब होंगे ये तारीख किसी ने नहीं दी। सदर साहब जो हैं उनकी तरफ से आज राय मांग ली गई है वजारत कानून से कि क्या मेरा इख्तियार है तारीख देने का या नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कहता है कि सदर का इख्तियार नहीं है। वो इसलिए कि जो है असम्बलियाँ हैं उनकी मुद्दत मुकम्मल नहीं हुई, वो तहलील हुई हैं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि आली और उज़्मा वाला मसला उधर भी चल रहा है? बिल्कुल, उधर भी चल रहा है डॉक्टर साहब। देखें, ये शाहरा दस्तूर है, शाहरा दस्तूर के आमने सामने और शाहरा दस्तूर के इस तरफ, ऐसे ये दोनों मामला जो हैं वो सास बहू की कहानी चल रही है। और बीच में मैं बात करूं तो नंद और जो होती है नंदे, वो भी भाभी बीच में, उनके बीच में भी चल रही है। तो मोहल्ले वाले, फुफियां, खालाएं, चाचियां, मामियां, लेकिन डॉक्टर साहब कौम जो है ना वो डोली में खवातीन पे नहीं, हजरात भी कूद गए, बच्चे भी कूद गए। सर कौम डोली में फंस गई है डॉक्टर साहब, कौम डोली में फंस गई है और एक रस्सी, 2 रस्सियां टूटी हुई हैं। अब जो एक रस्सी बाकी है, अब वो कहते हैं रेस्क्यू करो। रेस्क्यू जो है वो इलेक्शन है, लेकिन इलेक्शन जो है वो नहीं हो रहे। एक मिनट ठहरे, ये आपने जो कहा कौम डोली में फंस गई है, ये डोली जो है
अच्छा, वैसे ही डोली का लफ्ज़ भी अजीब है, मतलब है कि किसी पहले तो हम किसी और तनाजुर में सुना करते थे कि कौम डोली में फंस गई है, तो डोली तो बड़ी एक बहरहाल। ये मुझे बताएं कि ये जो एक तार है, दो तारें तो डोली की टूट गई थी, अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे बच गए, कौम भी ज़ाहिर है फंसी हुई है उसमें। ये जो महंगाई है और बिजली के बिल हैं और ये जो डॉलर जो है ये चांद से भी आगे निकल गया है, ये मुझे बताएं, ये कोई सर पैर ही नहीं है। उन्होंने कहा था कि थोड़ा सा फर्क होना चाहिए ओपन रेट में, और इधर तो यहाँ पर भी पता नहीं कोई 15 रुपए कोई 20 रुपए का फर्क हो रहा है, वो तो बढ़ता ही जा रहा है। महंगाई और एक हंगामा, लोग बिजली के बिल नहीं दे रहे, आपके पास खबर होगी। तो ये क्या हो रहा है? डॉक्टर साहब देखें, जो मौजूदा निगरान हुकूमत है उसके बस की बात नहीं है। उन्होंने तो माजूरी का इजहार कर लिया है। कल वज़ीर आज़म साहब जो थे वो कराची में थे, उन्होंने ताजरों से 2-3 मुलाकातें की और वो लाइव नशर भी हुई, और उसमें उन्होंने कहा कि हमारा मैंडेट जो है वो बिल्कुल बड़ा महदूद है। हम IMF को जो है वो ना नहीं कर सकते, हम किसी मालियाती इदारे को ना नहीं कर सकते, हम पेट्रोलियम की कीमतें नहीं कम कर सकते, या हम बिजली की कीमतें कम नहीं कर सकते। नहीं तो कम नहीं कर सकते, बढ़ा सकते हैं। बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही दरखास्त आती है हुकूमत की तरफ से और वो हुकूमत ही करती है तो नेपरा फौरी तौर पे बढ़ा देता है। नेपरा ने कल 5 रुपए से जायद जो है 40 पैसे। नहीं, एक मिनट जरा, मैं समझ से कासिर है, मतलब उनके पास इख्तियार कम करने का नहीं, बढ़ाने का है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, उनके पास इख्तियार जो है वो कीमतें बढ़ाने का है, कम करने का नहीं है। और इस हवाले से तमाम वज़रा और बशमूल वज़ीर आज़म माजूरी का इजहार कर चुके हैं कि हम रिलीफ नहीं दे सकते। अब रिलीफ सिर्फ यही दिया जा सकता है कि जो इसमें मसनूई महंगाई का अंसर है उसका रिलीफ दिया जा सकता है। लेकिन 10 दिन हो गए हैं इस हुकूमत को डॉक्टर साहब, अभी तक कोई रिलीफ सामने नहीं आया। कोई DC ने कहीं छापा नहीं मारा किसी सब्जी मंडी पे कि वहां पर जो है वो आलू जो है वो 40 रुपए का बिक रहा है और मार्केट में जो है 100 रुपए का क्यों बिक रहा है। कहीं ये नहीं हुआ कि आटा जो है मुल्क में वाफर मिकदार में गंदम मौजूद है, आटा क्यों महंगा है। ये कहीं नहीं हुआ कि वहां पर टमाटर जो हैं वो 30 रुपए के हैं, बाहर मार्केट में 100 रुपए के क्यों बिक रहे हैं। मुझे ये बताएं कि ये अभी बिजली की कीमतें और बढ़ेंगी और अभी क्या पेट्रोल की कीमत भी बढ़ जाएगी? डॉक्टर साहब देखें, आज जो बिजली की कीमतें जो कल बढ़ी हैं, आज एक और दरखास्त आई है और वो उसकी दरखास्त की सुनवाई जो है वो 23 अगस्त को जो आगे 26 अगस्त है उसमें होनी है। उसमें फिर ये कीमत बढ़ेगी और अगले महीने फिर बढ़ेगी, उसके बाद फिर बढ़ेगी। बिजली की कीमतें तो बढ़ती जा रही हैं और बढ़नी है। अब जो आज बिल आए हैं लोगों के, वो जो आम एक घर है जिस घर में पंखे हैं और एक बिजली के बल्ब हैं, उनका जो बिल है वो 40-40 हज़ार रुपये आया है। अब जो इंडस्ट्री है उसका क्या बना होगा, जो कमर्शियल सार्फिन है उनका क्या बना होगा, जिनके पास अगर कोई AC है और वो भूल के चला भी लिया उसने, जो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, उसका क्या बना होगा। कम अज़ कम बिल जो है वो 40 हज़ार और ज़्यादा से ज़्यादा लाखों में आए हैं। लोगों के होश जो है वो खता हो गए हैं, क्योंकि लोग अब बिल अदा करने के काबिल नहीं रहे। आज आज़ाद कश्मीर में जो है प्रोटेस्ट हुआ, कराची में जो है वो ताजरों ने के इलेक्ट्रिक के अहलकारों को मारा, यहाँ पर लोगों का पारा जो है वो आसमान पे चढ़ा हुआ है। हो सकता है कल यहाँ भी प्रोटेस्ट हो जाए। और ये मामला जो है वो रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि इतने बिलों में बिजली के बिलों का जो महंगी कर दी गई बिजली, और इसके अलावा जो टैक्सेस लगा दिए गए हैं वो उनकी शरह इतनी ज़्यादा है कि वो बिल जो है वो जम खा के बहुत ज़्यादा बन जाता है। उनके जो यूनिट्स हैं वो सिर्फ 350 होते हैं, लेकिन बिल जो है वो 18,000, 20,000, 40,000, 50,000, लाख रुपया, इतना बिल जो है वो आम सारिफ के पास नहीं आ तो रहा है। किसी किस्म का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। मतलब इस वक्त वो डोली की तरह, अल्लाह खैर करे, यानी कहीं कोई रिलीफ की खबर, कोई अच्छी, कोई आप क्या कह रहे हैं? लेकिन उसके साथ ये भी तो है ना कि मायूसी नहीं दिलानी। मायूसी तो आर्मी चीफ ने कहा था कि नहीं दिलानी चाहिए। तो वो किस हवाले से ये बात कर रहे हैं? और आपने चंद रोज पहले एक बात की थी कि कोई एहतसाब वगैरह के किस्से की भी कहानियां चल रही हैं यहाँ पे। डॉक्टर साहब, मायूस तो बिल्कुल नहीं होना और कौम को नहीं होना चाहिए, लेकिन इस वक्त जो है वो एक रेस्क्यू की ज़रूरत है, और वो रेस्क्यू है इलेक्शन। अगर इलेक्शन होते हैं तो ये मामला हो सकता है कि रिवर्स होना शुरू हो जाए, कोई मुंतखब हुकूमत आए और वो पॉलिसी चलाए। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन उस वक्त तक नहीं होगा डॉक्टर साहब जब तक एहतसाब नहीं होता। एहतसाब होना बहुत ज़रूरी और नागज़ीर है और लाजमी है। एहतसाब होगा तो इलेक्शन होगा, क्योंकि अगर एहतसाब के बगैर इलेक्शन होगा तो जो भी हुकूमत आएगी वो वही फेस लेके आएगी जो पहले लेके आती थी। अब जो है वो रियासत ने फैसला किया है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ डॉक्टर साहब, ये खबर है कि रियासत का फैसला है कि एहतसाब के बगैर इलेक्शन नहीं होना। एहतसाब शुरू होने वाला है और तमाम तर तैयारियाँ और होमवर्क मुकम्मल कर लिया गया है। किसी भी वक्त आपको खबर आएगी कि केसेस खुल गए, वो करप्शन के केसेस हैं,
वो गबन के केसेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, और वो बड़ी तेज़ी से प्रोसेस होंगे, और जैसे वो प्रोसेस होंगे साथ साथ जो है वो मंतकी इंजाम तक भी पहुंचेंगे, और वो जो और वो अक्रॉस द बोर्ड होंगे, अक्रॉस द बोर्ड होंगे डॉक्टर सबके। साहब। इसमें किसी को जो है वो जानबदारी से फिक्स नहीं किया जाएगा, उसको फिक्स किया जाएगा जो करप्ट है, उसको फिक्स किया जाएगा जो मनी लॉन्डर है, उसको फिक्स किया जाएगा जिसने गबन किया है, जिसने जो है वो मुल्क को नुकसान पहुंचाया और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया, वो जो है मंतकी इंजाम तक जरूर पहुंचेंगे। ये फैसला कर लिया गया है और हर सतह पे फैसला कर लिया गया है। इसमें ये नहीं यानी होगा। आप ये कह रहे हैं कि हल्का बंदियों के साथ साथ फिर एक एहतसाब भी होना है इलेक्शन से पहले। डॉक्टर साहब ये एहतसाब का अमल जो है वो शुरू होने वाला है। हल्का बंदियों की तो डेट अभी नहीं आई, लेकिन एहतसाब जो अमल जो है वो शुरू होने वाला है, और इस हवाले से तमाम तर इदारे जो हैं वो तैयार हैं, उन्होंने होमवर्क कर लिया है। इसमें FIA है, नैब है, एंटी करप्शन है, दीगर जो एहतसाब के इदारे हैं, उन्होंने सारे का अपने अपने तय जो है वो तमाम तर तैयारियां कर ली हैं। जैसे ही ये केसेस शुरू होंगे तो वो होना एहतसाब जो है वो होता हुआ नजर आएगा। जिस तरह इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए, इस तरह एहतसाब होता हुआ नजर आएगा। वो कोई जानबदार नहीं होगा, वो गैर जानबदार और बेरहमाना जो है वो एहतसाब होगा, और उसी के नतीजे में साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे जिसको पूरी दुनिया भी मानेगी, और जो क़यादत आएगी वो बेहतरीन क़यादत होगी। नहीं तो एहतसाब हो गया तो क़यादत कहाँ से आएगी? डॉक्टर साहब इस मुल्क से आएगी। पार्टियां ही सारी तहरील हो जाएंगी, उनकी 80% तो लोग उसमें इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं। मतलब उसमें तो ग्रुप्स देखें, बात यह है कि कोई इधर से उधर छलांग मारते हैं, कोई उधर से उधर जाते हैं, तो वो कोई नजरियाती सियासत तो नहीं होती ना, वो तो कोई ग्रुप्स हैं ना, मुख्तलिफ ग्रोह हैं, कोई मतलब माफियाज कह लें, जो भी इंटरेस्ट ग्रुप्स बने हुए हैं ना इस मुल्क में। तो डॉक्टर साहब उनको तोड़ना भी तो है ना, कार्टल तोड़ने हैं, ग्रुप्स तोड़ने हैं, जो वहाँ जो बने हुए हैं बड़े बड़े माफियाज, उसको तोड़ना तो है ना। तो किसी वक्त तो तोड़ना है, किसी ने तो तोड़ना है। तब तो फैसला हो चुका है और वक्त भी आ चुका है कि ऐसे जो माफियाज हैं, ऐसे ग्रुप्स जो हैं या कार्टल बने हुए हैं, उनको तोड़ा जाए। और लेकिन उनके तो ताल्लुकात फिर आलिया और उज़्मा से भी जाते हैं ना, उनसे भी है उनकी सलाम दुआ। देखिए सर, आलिया और उज़्मा को भी इस बारे में जो है वो समझना चाहिए, और समझ जाएंगे। आइन और कानून पर चलने वाले दोनों जो हैं वो हस्तियां हैं, तो वो बिल्कुल इसमें जो है वो पूरा तामन होगा आलिया और उज़्मा का। और आलिया और उज़्मा जो है वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले करेंगे। फैसले तो वहीं से होने हैं, और उसमें जो उनके नीचे जो छोटी जो अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पर फैसले होने हैं, और वहाँ ऊपर तक फैसले जाने हैं। मुझे ये बताएं मियां शाहिद साहब, क्या सदर ट्वीट करके या किसी तरह से इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं? यानी करते एक है ना पूरा, एक पूरे जो माहिरीन कानून है इस पे डिवाइडेड हैं, तो क्या वो ऐलान कर देंगे, इलेक्शन कमीशन करेगा, या मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ये कैसे तय होगा? डॉक्टर साहब देखें, हमारी वैसे हुकूमत तो सोशल मीडिया पे चल रही है, ट्विटर पे चल रही है, फेसबुक पे चल रही है। हो सकता है कि सदर साहब जो हैं वो ट्वीट कर दें, लेकिन उन्होंने एक राय मांगी है अब इससे वजारत कानून से। जैसे ही राय आएगी वो ट्वीट भी कर सकते हैं और प्रेस रिलीज भी जारी कर सकते हैं। वजारत कानून तो हुकूमत है ना? बिल्कुल सर। अच्छा। वो वजारत कानून जो है वो हुकूमत है, लेकिन सदर साहब ही उस बिल पर दस्तखत कर चुके हैं जो इंतखाबी एक्ट, जो इलेक्शन कमीशन का एक्ट है, उस पर दस्तखत सदर साहब ने किए हैं। और उसकी रोशनी में उन्होंने वजारत कानून से राय मांगी है कि जो उसका सेक्शन 57 और 58 है, वो ये कहता है कि सदर के पास अब तारीख देने का इख्तियार नहीं है। अच्छा। और उस हवाले से उन्होंने राय मांगी है कि क्या वाकई मेरे पास इख्तियार नहीं है? अगर इख्तियार है तो फौरी फौरी बताएं, मैं ट्वीट करके तो उस पर तारीख दे दूं। तो वो तारीख तो अगर सदर साहब के पास हुई, उनका इख्तियार हुआ, तो फौरी तौर पे देंगे, और अगर ना हुआ तो फिर ये मामला जो है इसी तरह चलता रहेगा। और फिर तो राजा साहब की कोर्ट में है, राजा साहब जो हैं वो तारीख का ऐलान करें या फिर हल्का बंदियों का ऐलान करें। और वो बारी बारी जो है वो जमातों को बुला भी रहे हैं, उनसे मशावरत भी कर रहे हैं, मशावरत का अमल भी शुरू है। और लगता नहीं है कि जो इलेक्शन हल्का बंदियों के अलावा जो है वो इलेक्शन हो, और हल्का बंदियों की तरफ जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो जाना चाह रहा है। तो उस पर PTI तो खुश नहीं है, और PTI ने कहा है कि हमें कैंपेन की भी इजाज़त दी जाए और मुकम्मल तौर पर एजेंडे के साथ दी जाए। और बाकी उन्होंने राय साहब ने मुस्कुराते हुए उनको कहा कि अपनी तजावीज़ दे दें। बाकी जमातें जो हैं उन्होंने कहा है कि हल्का बंदियाँ करें। कल भी मुस्लिम लीग नून का कल वक्त है, उनका वक्त जो है वो मिलेगा, और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वक्त मिलेगा, और वे फिर फैसला करेंगे राजा साहब के वो करना क्या है सर। अच्छा, लेकिन ये मामला मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए। फिर अगर वहाँ से राय आती है तो फिर जाहिर है कि सदर उसको देख के, ये वैसे एक अच्छी चीज़ हुई है कि उन्होंने कानूनी मशावरत ले ली है कि बताएं इसमें क्या है। जी डॉक्टर साहब, उन्होंने कानूनी मशावरत ले ली है, और मुमकिन है कि इससे कानूनी मशावरत से अगर सदर मुतमिन ना हुए
तो वो मामला जो है वो आगे बढ़ भी सकता है। अच्छा, ये जो उमर रज़ा बंदयाल साहब के पास कुछ फैसले आने वाले दिनों में, कुछ महफूज फैसले हैं, कुछ यानी ये भी बात चल रही है इस्लामाबाद में गालिबन कि कुछ वो अगर फ़र्ज़ करें इस मामले के ऊपर, पहले तो ये बताएं कि ये क्या है कि अगले हफ्ते रिलीफ इस केस में देने जा रहे हैं कि क्या, आपको क्या तवक्को लग रही है इस मामले में, और क्या रिहाई मुमकिन हो जाएगी, क्या होगा? देखिए सर, जो अदालत आलिया है उससे मुझे नहीं लगता कि फौरी तौर पर जो है वो केस निपटेगा। अच्छा, क्योंकि दलाइल का सिलसिला बहुत बड़ा शुरू हो चुका है। अच्छा, अब वजारत जो अदालत उज़्मा है वो इंतज़ार कर रही है कि अदालत आलिया की तरफ से वो फैसला आए और हम उस पर अपनी राय दें। अच्छा, इसलिए अगला हफ्ता जो है वो इस हवाले से तो अहम है ही, लेकिन अगला हफ्ता एक और हवाले से बहुत अहम है। वो 28 तारीख है। 28 तारीख को केस है नैब अमेंडमेंट्स जो हुई थी उसके हवाले से, जो चैलेंज की गई थी। अब नैब अमेंडमेंट्स जो हैं वो उस पर चीफ जस्टिस जो अपने रिमार्क्स भी कुछ मुकदमात में दे चुके हैं। नैब तरामीम का तकरीबन फैसला महफूज हो चुका है मेरा ख्याल है। डॉक्टर साहब, दलाइल मुकम्मल हो गए थे, क्या हुआ था? महफूज उसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन महफूज होने के बिल्कुल करीब आ चुका है, क्योंकि 48 समातें हो चुकी हैं और अब अटार्नी जनरल को सुनना है। अटार्नी जनरल जो है वो एक दिन में अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे और उसी दिन हो सकता है कुछ शॉर्ट ऑर्डर आ जाए या उसी दिन हो सकता है उसको महफूज कर लिया जाए। चीफ साहब ने कहा है कि अगर मैं ये फैसला ना दे के गया तो मुझे उसका मलाल रहेगा। तो मेरा ख्याल है कि वो फैसला होने वाला बड़ा अहम केस है। उनके रिमार्क्स आए थे कल के केस में, कल जब वो समाप्त कर रहे थे तो उनके कोई रिमार्क्स थे शायद। जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, उन्होंने जो नैब तरामीम थी उन पर तहफ़्ज़ात का इजहार किया था और इस हवाले से, इस रोशनी में अगर देखा जाए तो बड़ा अहम अगला हफ्ता है और उस पर जो है वो कोई बड़ा फैसला आ सकता है। अगर कोई बड़ा फैसला आ गया, फ़र्ज़ करें कोई फैसला जो है वो नैब तरामीम जो हैं वो उस तरह उड़ गई जिस तरह पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो उड़ा था, तो फिर क्या होगा? फिर तमाम केसेस जो हैं वो स्टेटस को हो जाएंगे, जैसे थे की सतह पर जो है वो आ जाएंगे और उस सतह पर अगर आते हैं, यानी वो फिर थे से हैं हो जाएंगे, दोबारा थे से हैं हो जाएंगे सर। अच्छा। तो उसमें फिर जो है वो सारे के सारे वो लोग जो अपने आप को बरी समझ रहे हैं या अपने आप को जो है वो आज़ाद समझ रहे हैं, वो दोबारा उस एहतसाब के अमल से उनको गुजरना पड़ेगा और वो अपना अपना जो है वो दोबारा सामना करना पड़ेगा अपने मुकदमात का। और मुझे लग रहा है कि जो अमेंडमेंट्स की गई थी वो शायद बादियों नज़र में ये कहा गया है कि शायद वो ठीक नहीं थी, वो किसी मखसूस लोगों को, ख़ास लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए थी। और आपने देखा कि अगर वो फ़र्ज़ करें वो उसको उड़ा दिया जाता है तो उसमें ये नहीं होगा, जानबदारी तो होगी नहीं, उसमें ये होगा कि तमाम अक्रॉस द बोर्ड जो हैं जितने भी मुकदमात हैं वो लोग जो हैं वो उसमें आ जाएंगे। उसमें पीटीआई के चेयरमैन भी हैं, उसमें मुस्लिम लीग नून के क़यादत भी है, उसमें पीपल्स पार्टी की क़यादत भी है, उसमें दीगर जो हैं बड़े बड़े नाम जो हैं वो भी हैं। तो उस अगर ये होता है तो फिर एहतसाब का अमल तो ऑटोमेटिक जो अच्छा, है। आज हाउसिंग सोसाइटियों पे क्या हुआ है? वहाँ यहाँ पे कोई उनका भी सिलसिला शुरू हो गया है शायद। डॉक्टर साहब, हाउसिंग सोसाइटियों के बारे में बड़ा सख्त जो है वो एक्शन लेने का मूड भी है अदालतों का भी। अदालतों ने बड़े सख्त रिमार्क्स भी इससे पहले दिए हैं। जस्टिस सतर मिन्नल्ला जो हैं उनका बड़ा सख्त जो है रिमार्क्स पहले आ चुके हैं और फैसला ये हुआ है कि हाउसिंग सोसाइटियाँ जो कानूनी हैं वो तो चलेंगी, जो गैर कानूनी हैं उनमें जिसने उस गैर कानूनी अमल में हिस्सा लिया है वो एहतसाब के कटहरे में आएगा। और उसके अलावा जिनको एनओसी जारी नहीं हुआ वो किस तरह काम जारी रख रही हैं वो भी जो है वो एहतसाब के कटहरे में आएंगे। और ये भी कहा गया है कि सरकारी इदारे जो हैं वो सोसाइटियाँ नहीं बना सकते, जो सोसाइटियाँ बनाना जो है प्राइवेट लोगों का काम है। और एक और इकदाम होने जा रहा है कि सोसाइटियाँ जो है खुम्बियों की तरह उग रही हैं और उसमें जो है वो जो रश भी बढ़ रहा है और आबादियाँ ऐसी जगह पे बन रही हैं जो कि ज़रखेज़ ज़मीनें हैं। तो उस पर जो है वो अब हौसला शिकनी की जा रही है कि आइंदा ऐसी सोसाइटियाँ इस जगह पर ना बने और उनको भी एहतसाब के कटहरे में लाने का एक बहुत बड़ा प्लान जो है वो और बहुत बड़ा एक फैसला हो चुका है। क्योंकि सोसाइटियों के नाम पर आपने देखा सर कि बहुत सी एम्पायर्स जो हैं वो खड़ी की गई और उस नाम पर जो है बहुत कुछ हुआ। क्या उसका कहना है कि कौन किसने क्या किया, बड़े बड़े नाम हैं जो उसमें जो है वो नाम आएंगे और वो भी एहतसाब के उस अमल से, कड़े अमल से गुजरेंगे और वो बताया जाएगा, वो भी बताएंगे कि इतनी दौलत कहाँ से कमाई और किस तरह जो है वो
जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिनकी जमा पूंजी वो इसलिए पाकिस्तान भेजते हैं कि वो पाकिस्तान के ज़र मुबादला में इजाफा करें, उनकी जमा पूंजी है जैसे कैसे लूटी और ज़मीनें सरकारी कैसे लूटी गई और जंगलात की ज़मीनों पर जो है वो कैसे सोसाइटियाँ बनाई गई, और ये भी होगा कि कब्ज़े की जगह पर सोसाइटियाँ कैसे बनाई गई और सोसाइटियों में जो सहूलियात दी जानी थी वो क्यों ना दी गई, और जो CDA है या LDA है या जितनी मियां डेवलपमेंट। साहब आपका बहुत शुक्रिया, और आने वाले दिनों में देखते हैं कि ये अदालतें क्या फैसले करती हैं, क्या एहतसाब वाकई शुरू होता है, नजर आता है। और फिर ये जो मईशत एकदम से लोगों का ऐसे जैसे मतलब लोग चीखें भी नहीं, मतलब लोग तकरीबन आप समझें कि वो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा वो क्या करें, जो इस वक्त बिजली के बिल हैं और डॉलर और ये सारा। और एक मज़ीद वक्फा कोई रिलीफ लेते हैं इमदाद यहाँ है पे सर, और ब्रेक वक्फे ले के बाद लेते दोबारा हैं। बात ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, माशी सूरत हाल कहाँ जा रही है? पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है और मियाँ शाहिद साहब ने जैसे बताया कि बिजली की कीमतों में मज़ीद इजाफा होगा, किस तरफ ये मामला जा रहे हैं और आम आवाम का क्या होगा इन तमाम एक वो कहते हैं ना कि जब कोई दुश्मन हो और वो उसको कत्ल करने का बंदा सोच रहा हो और वो खुदकुशी कर रहा हो तो रोकना नहीं चाहिए। तो ये पूरा सिस्टम जो गिर रहा है तो इसको गिरने दें। ये सिस्टम जो है ये नहीं डिलीवर कर पाया ना, तो एक सिस्टम गिर रहा है पूरा। 1985 का खड़ा हुआ निज़ाम, बार बार मैं दोहरा रहा हूँ, वो गिर रहा है और गिरता हुआ नजर आएगा। और उसके इधर उधर उसके ज़ाहिर है एक पूरी बिल्डिंग गिरती है तो कोई पत्थर इधर उधर भी गिरते हैं, इधर उधर गिरते हैं, लेकिन आखिर में वो जो अवाम है डोली के, उनको सब बचा के ले जाएंगे इंशाल्लाह ताला। असल बात यह है कि वो आपको शुरू में वो 2 तारें टूट गई उसी को ज़हन में रखें। 2 तारें टूट गई, आखिर में उसमें सब आ गए, उसमें फौज भी आ गई, उसमें पब्लिक भी आ गई, उसमें अवाम आ गए, उसमें सारे लोग आके कोई इधर से उधर से सब जमा होके सब ने वो डोली को खींच के, डोली को आप ध्यान में रखें। तो इस तरह हमने निकलना है इंशाल्लाह। मैं जो बात कह रहा था वो ये कह रहा था कि ये जो ब्रिक्स का जो चारों एकदम से, यानी आप देखें ना, लातीनी अमेरिका से और फिर अफ्रीका से और फिर उसके बाद मिडिल ईस्ट से 3 अहम ममालिक। अच्छा, इजिप्ट को इसमें दरमियान में इसलिए लिए कि इजिप्ट जो है वो अरब मुल्क है, मशरिक वस्ता में उसको लोग समझते हैं, उसका बड़ा कलीदी किरदार है, अमेरिका का बड़ा क्लोज वो एलाय रहा है। ठीक है, यानी जमाल अब्दुल नासिर के बाद तो वो सोवियत कैंप से चला गया था अमेरिकन कैंप में, और फिर उसके बाद वो सारी इसराइल के साथ मुआहदे वगैरह सारा वो अमेरिका के प्रॉपर, सवाए उस पैच के जहाँ पे मोहम्मद मुर्सी वहाँ पर आए थे, वो बाकी थ्रू आउट वो अमेरिकन कैंप में रहे। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और इथोपिया, मुझे इथोपिया तो लोगों को इथोपिया नहीं समझ आ रहा है, इथोपिया ब्रिक्स में कहाँ से आ गया। इथोपिया की आप ज़रा लोकेशन देखें, उसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखें, आप उसका पूरा का पूरा नक्शा देखें जो भी हमने दिखाया भी था, तो पूरा जो अफ्रीका का जो आप ये देखें कि जो यानी उसका जो ईस्टर्न कोस्ट है जिसके ऊपर आपको एरिटेरिया भी नज़र आ रहा है, और जिसको एरिटेरिया मतलब है कि उधर एरिटेरिया है, इधर सोमालिया है, सोमाली लैंड है, जबूती, तो ये सारा इसकी अब स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसी में तो पानी निकल रहा है सारा, वो ऊपर तक जा रहा है सूडान के अंदर, फिर वो सूडान से ऊपर जा रहा है, यहाँ इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। तो ये बड़ी एक इसकी इंटरेस्टिंग बात है कि इथोपिया ब्रिक्स का मेंबर बना, इसके ऊपर जो है वो जाहिर है, और चाइना की बड़ी विक्ट्री है और मॉस्को की बड़ी विक्ट्री है। और इसमें जो आज बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, और वो इंटरेस्टिंग बात जो है वो है कि जो जिस अंदाज में ग्लोबल टाइम्स ने इसको प्रेसिडेंट शी की स्पीच को कवर किया है, हम उनकी जो स्पीच थी आज, अच्छा उनका जब ये स्पीच हुई, जब ये ऐलान हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और उसमें जब ऐलान किया गया कि 6 मुल्क मज़ीद शामिल हो रहे हैं, तो उस मौके पे एक हल्का सा आप समझिए चलते चलते जितने ना सरे राह चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, वो ऐसे करके शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो, एक तो उनका वो यही तस्वीर कि वो फिर एक जगह उनकी तस्वीर आई कि जो बाकी रहनुमा है वो सारे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कोई हैंड शेक की कोई तस्वीर या इतला नहीं है अभी तक। तो अब ये देखना है कि ये G20 की समिट है, तो उसमें क्या प्रेसिडेंट शी जिनपिंग आ रहे हैं। 400 कमरे बुक करवाए हैं वहाँ पे, अच्छा, दिल्ली में, और प्रेसिडेंट बाइडन ने तो कह दिए मैं आ रहा हूँ, और वो ITC मौर्या में ठहर रहे हैं। शी जिनपिंग जो है उनके लिए पिरामिड शी जिनपिंग के लिए ताज होटल बुक करा लिया गया है, और इसी तरह से और बाकी होटल्स के कमरे वहाँ बुक करवा लिए गए। लेकिन दूसरी जो खबर है, दूसरी खबर ये है कि प्रिगोजिन
जो हैं वो 10 लोगों का तैयारा जो था वो परवाज कर रहा था, और परवाज करते करते वो मॉस्को से उसने परवाज शुरू की, और वो 30 मिनट के बाद जो है वो गिर गया तेवेर के इलाके में, और उसमें 10 लोग मारे गए, जिसमें प्रेगोजिन जो कि वैगनर ग्रुप का सरबराह, और इसमें जो है वो वैगनर ग्रुप का सरबराह वो भी था, और दिमित्री जो उनके जिनको कहा जाता है, जिनके बारे में प्रॉपर ही बात की जाती है, दिमित्री उत्किन, जो कि वो जो टैटूज लगाए हुए हैं जो पूरे बॉडी के ऊपर, क्योंकि कहा जाता है कि जर्मनी से बड़ा मुतासिर थे ये जो है ना, दो शख्सियात हैं। एक तो है जो प्रेगोजिन है, जो वैगनर ग्रुप का सरबराह, वो मारा गया, ये भी मारा गया। अच्छा, वैगनर ग्रुप के सरबराह जो है, अब वो कुछ कह रहे हैं कि जी ये तो पहले भी मारा जा चुका है, कई दफ़ा 2019 में भी खबरें आती हैं। यहाँ जैसे नहीं आता था कि टीटीपी वाला मारा गया, कोई फिर जिंदा है मारा गया, जिंदा है ये वो, दाइश वाला मारा गया, फिर इस तरह वो कहते हैं पहले मारा जा चुका है, लेकिन वो इसकी तस्दीक जो है ये अब हर तरफ से हो गई, ये मारा गया। लेकिन अब किसने मारा है, वो कह रहे हैं हादसा है। प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा है कि जो भी कुछ होता है वहाँ पर, रशिया में जो भी कुछ होता है वो प्यूटिन उसके पीछे होते हैं। प्रेसिडेंट बाइडेन ने ये बयान दिया है, वो कह रहे हैं कि हादसा है। अच्छा, और उसके साथ जो है वो एक बीच में थ्योरी यह आई है कि जी इधर उधर चूंकि मिसाइल फायर हो रहे हैं बहुत सारे, तो यूक्रेन का ही मिसाइल लगा है, यूक्रेन ने गिरा दिया है। यूक्रेन वाले वजाहतें करते फिर रहे हैं कि जी हमारा मिसाइल नहीं लगा, हमने नहीं मारा, हमने जो भी हो। ये दोनों सफ़ा हस्ती से चले गए हैं अपने बाकी साथियों के साथ, लेकिन ये वो बंदा है जिसके बारे में हम पूरी डिटेल बता चुके हैं कि जो कि लेनिनग्राड में पैदा हुआ। ठीक है, अब देखें कैसे इस बंदे की लाइफ भी अजीब है। ये 1961 की इसकी पैदाइश है, लेनिनग्राड सेंट पीटर्सबर्ग है, वहाँ पैदा हुआ। पैदा होने के बाद इसने जो है वो वहाँ पे जो एथलीट्स के स्कूल हैं, बोर्डिंग स्कूल स्पोर्ट्स के, वहाँ पर ही इसने दाखिला लिया, और फिर उसके बाद जो है ये चोरी चकारी, ज़ख्मी हो गया था गालिबन, फिर चोरी चकारी क्राइम में चला गया। 18 साल की उम्र में पहली दफ़ा ये गिरफ़्तार हुआ, 1 साल की या 2 साल की सज़ा हुई, वो माफ़ हो गई। फिर ये 1980 में ये जेल गया 20 साल की उम्र में, और 1990 में जेल से बाहर आया। 10 साल ये जेल में रहा, और जो उस वक्त की ये वो दौर है जब अभी सोवियत यूनियन मौजूद है, और वहाँ की जेल और जेलें और अजीब तक पूरी माफिया बन के बाहर आया। लेकिन बाहर आके फिर इसने एक रेस्टोरेंट खोला, हम बता चुके हैं, पहले बात कर चुके हैं, इसने हॉट डॉग्स बेचना शुरू किए, इसकी वालदा इसकी हेल्प करती थी। फिर उसके बाद इसने कश्ती ले ली, कश्ती के ऊपर जो है इसने एक दूसरा रेस्टोरेंट खोला। फिर उस रेस्टोरेंट के अंदर जो है वो इसने जो है वो जो उसका पार्टनर था वो कैसिनो का था, सेंट पीटर्सबर्ग का, के फिर एक दिन डिप्टी मेयर उस वक्त के जो हैं वो तशरीफ़ लाए। डिप्टी मेयर जो थे उनका नाम था व्लादिमीर पुतिन, उनको खाना बहुत पसंद आया ये और उसके बाद वहाँ से ये दोस्ती। अच्छा, ये रशिया के अंदर ये जो खाना है, और फिर ये प्रेसिडेंट बुश के साथ वो ये नहीं इसको फिर ठेका मिलता गया ना खाने का, रेस्टोरेंट्स का। रशियन आर्मी, रशियन प्रिजन्स, रशियन जितने सरकारी इवेंट्स हो रहे हैं, और रशिया में जो खाना खिलाने वाला शख्स होता है ना, किसी को भी रेस्टोरेंट्स में या अहम शख्सियात को, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और ये बात प्यूटिन अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि प्यूटिन के जो ग्रैंडफादर हैं वो स्टालिन के शेफ थे। अच्छा, स्टालिन, प्यूटिन के ग्रैंडफादर स्टालिन के शेफ थे। जो शेफ होता है ना रशिया में खास तौर पे, क्योंकि रशिया में ये जो पॉइजनिंग के जरिए जो एसेसिनेशन है, इनकी पूरी हिस्ट्री है, पूरी तारीख है उनकी शुरू से। तो वो बर्तन के अंदर भी हो सकता है, वो ग्लास के अंदर भी हो सकता है, वो प्याली के अंदर भी हो सकता है, उसके वो मतलब वो पॉइजनिंग की वैसे तो पूरी दुनिया में हिस्ट्री है, लेकिन रशियंस खास तौर पे रशियन को अगर आप पढ़ें तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट। तो जो शेफ होता है वो इंतहाई ट्रस्टेड आदमी होता है, और तो शेफ बने। और फिर उसके बाद ये बुश को भी इन्होंने, फिर 2014 में ये उत्किन के साथ कहीं ये इन्होंने जो है ये वैगनर ग्रुप बनाया। अच्छा, रशिया में इजाज़त ही नहीं है प्राइवेट मिलिट्री कंपनी बनाने की, तो ये इस तरह से था कि एक है भी नहीं भी है, ओन भी करते हैं नहीं भी करते। इन्होंने दोनबास के इलाके में काफ़ी लड़ाई लड़ी इस पूरे ग्रुप ने। उसके बाद ये यूक्रेन के अगेंस्ट, फिर उसके बाद सीरिया, फिर उसके बाद अफ्रीका, और फिर लेकिन उसके आहिस्ता 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 जो है वो ये बंदा पावर पकड़ता गया, और इतनी ज़्यादा पावर इसने पकड़ ली कि फिर इसने बगावत की। और इसके साथ जो तीसरा शख्स मारा गया है 10 में, वो कमांडर वैगनर ग्रुप का जिसने बगावत की थी, उस दस्ते को जो लीड कर रहा था मॉस्को की तरफ, वो भी जहाज में था, वो भी साथ मारा गया।
और अच्छा, इस पे रशिया की जानिब से रशिया कह रहे हैं हमें नहीं पता, उनकी तरफ से कोई बात, हादसा पेश आया, तहकीकात हो रही हैं। वो बाइडेन कह रहे हैं कि हर चीज़ के पीछे रशिया होता है, और रशिया जो है वो अभी यूक्रेन वजाते करता फिर रहा है, क्योंकि यूक्रेन के मिसाइल ऊपर चल रहे थे सारे, तो बस ये जहाज़ गिरा और 30,000 फुट की बुलंदी से गिरा, और उसके बाद ये शोलों में अब देखना ये है, अब ये तो एक इवेंट सामने आया ना, लेकिन यह है कि इसका वैगनर ग्रुप पे क्या असर पड़ता है। और वैगनर ग्रुप अफ्रीका में बड़ा एक्टिव है, वैगनर ग्रुप जो है वो माली में, हमें पता है, नाइजर, माली, आगे पीछे उसकी क़यादत किसके पास जाती है, क्या होता है। लेकिन यह है कि बहरहाल वैगनर ग्रुप के अभी उसका कोई ना कोई ज़ाहिर प्लान है कि जो ब्रिक्स का फैलना है ना, ब्रिक्स का फैलना, और ब्रिक्स को अगर सिर्फ मैं यहाँ पे तास को दिखाऊं, तास यानी अब मैं मॉस्को की बात कर रहा हूं कि मॉस्को क्या कह रहा है, डेक्लेरेशन उनकी तरफ से जो एलामिया जारी हुआ है, वो एलामिया पे कल बात कर लेंगे, वक्त कम है। लेकिन इन ब्रीफ, ये जो 7वीं स्लाइड है, इन ब्रीफ मुख्तसर तौर पे क्या बात हुई है, उसके एलामिया में क्या है। ब्रिक्स डेक्लेरेशन ऑन वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, यानी ग्लोबल साउथ के जितने ममालिक हैं, यानी जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, ठीक है, या गरीब ममालिक हैं, ग्लोबल साउथ के लिए आवाज, ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम डॉलर, डॉलर से दूर होना, और यूएन रिफॉर्म्स, यानी यूएन, यूनाइटेड नेशंस में मजीद मुल्कों को आना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस में आप देखें ना, इस वक्त जो है वो एशिया नहीं है, यानी चाइना है, एशिया से अगर रशिया को भी पता नहीं, एशिया में लेना चाहिए, यूरोप में लेना चाहिए, बहरहाल, लेकिन एशिया की नुमाइंदगी इसमें, मिडिल ईस्ट की नुमाइंदगी नहीं है, इसमें जो है वो अफ्रीका की नुमाइंदगी नहीं है, लैटिन अमेरिका की नुमाइंदगी नहीं है, और काफ़ी अरसे से ही बात चल रही है कि यूनाइटेड नेशंस की रिफॉर्म्स होनी चाहिए, तो इसके लिए भी आवाज़ उठाई है। और प्रोग्राम को क्लोज करने से पहले मैं यहाँ पे सिर्फ एक बात आपको बताता चलूँ कि जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की बात है, 8वीं स्लाइड से मैं दिखा दूँ कि उनकी स्पीच क्या है। उन्होंने ये क्या बात की है, कॉल्स फॉर स्पीडी एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स, इसकी तेजी के साथ ब्रिक्स को और बढ़ना चाहिए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑफ द ग्रुप टू फोर्ज स्ट्रॉन्गर डीपर सॉलिडेरिटी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यानी अब ये इकोनॉमिक से, मईशत से स्ट्रेटेजी की बात हो रही है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त इसके ऊपर हम कल बात करेंगे, और ये भी देखेंगे कि क्या कोई ब्रेक थ्रू ऐसा हुआ है जिसके नतीजे में शी जिनपिंग जो है वो G20 में आ सकते हैं। ठीक है सर, इंशाल्लाह कल ज़रूर बात करेंगे इस हवाले से। नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अपना दोस्तों रिश्तेदारों, गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।